नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टोटल न्यूज में। आपके साथ मैं हूं रंजना अंकित द्विवेदी और वक्त हो चला है बड़ी बहस का। याद करिए 1945 के 25 जून के दिन जब देश में आपातकाल घोषित किया गया था, तब क्या हालात थे। आपातकाल लोकतंत्र पर एक काला धब्बा है, लेकिन उस काले धब्बे की कालिख आज भी कांग्रेस पर लगी हुई है। इसी पर आज की हमारी बड़ी बहस। इमरजेंसी पर फिर गरमाएगी सियासत। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी साहब जुड़ गए हैं। देवेंद्र कथुरिया हमारे एसोसिएट एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा डॉक्टर महेश कुमार भी हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर जुड़े हुए हैं। सभी पैनलिस्ट का स्वागत करती हूं। पहले अपने दर्शकों को एक रिपोर्ट दिखाते हैं, इसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। भारतीय जनता पार्टी 25 जून यानी कि बृहस्पतिवार को आपातकाल के दिन को काले दिवस के रूप में मना रही है। इस दिन प्रदेश में 3 बड़े कार्यक्रम भी रखे गए हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन रोहतक के महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में और सीएम नायब सिंह सैनी पंचकुला में कार्यक्रम में मुख्य वक्ता होंगे, जबकि तीसरा कार्यक्रम फरीदाबाद में रखा गया है। गौरतलब है कि बीजेपी इस दिन लोकतंत्र के सेनानियों को भी संबोधित करेगी। काला दिवस जो कि 25 जून 1975 को कहा जाता था, एक बार फिर से बीजेपी उसी इमरजेंसी की याद आम जनता को दिलाएगी। काला दिवस से लेकर एक दिन पहले मंत्रियों के कई जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी गई है। जून का महीना पर्यावरण दिवस हो या फिर भीषण गर्मी, इसके लिए जाना जाता है। तो देश में आपातकाल को याद करना हो तो 25 जून 1975 के दिन देश में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी। तब देश में अलग ही तरह का माहौल था। बीजेपी आपातकाल को देश का काला काल कहती आई है। सो बीजेपी सरकार ने बृहस्पतिवार 25 जून को काला दिवस मनाने के लिए बड़े स्तर पर तैयारियां कर ली हैं। 25 जून को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक में आ रहे हैं। वो इस पर खास चर्चा करेंगे। लोकतंत्र सेनानियों को भी सम्मानित किया जाएगा। 25 जून को काला दिवस बताने और मनाने के लिए प्रदेश के मंत्रियों ने जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पानीपत में कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा। कांग्रेस की सरकार ने किस तरीके से देश को अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपनी सरकार बचाने के लिए इमरजेंसी में धकेलने का काम किया, इस संविधान को की धज्जियां उड़ाने का काम किया। और आज हम जो 25 जून है, क्योंकि 25 जून 1977 को 1975 को इमरजेंसी लगी थी और उसको हम काला दिवस के रूप में मनाते हैं, उसको याद करते हैं कि किस तरीके से प्रजातंत्र का गला घोंटा गया। गौरतलब है कि 25 जून को आपातकाल पर काला दिवस मनाने के लिए प्रदेश में 3 बड़े कार्यक्रम रखे गए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन रोहतक में तो सीएम नायब सिंह सैनी पंचकुला कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तीसरा ऐसा ही कार्यक्रम फरीदाबाद में होगा, यानी आपातकाल को लेकर भी सियासत गरमाएगी। दरअसल बीजेपी पिछले कई साल से 25 जून का दिन इमरजेंसी को काला दिवस के रूप में मना रही है। उधर कांग्रेस भी पलटवार कर रही है। कांग्रेस के डेलीगेट धर्मपाल गुप्ता की दलील है कि उस वक्त देश में हालात को नियंत्रण में रखने के लिए आपातकाल जरूरी हो गया था। अब तो देश में अघोषित इमरजेंसी के हालात हैं, यानी सियासी वार पलटवार शुरू हो गया है, क्योंकि 25 जून का दिन ही ऐसा है। हरियाणा ब्यूरो टोटल न्यूज। वीरेंद्र सोनी साहब, 1975 का वो काला दिन 25 जून जिसे जनता भूलेगी नहीं और बीजेपी भूलने भी नहीं देगी। अलग अलग कार्यक्रम होने वाले हैं। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस के उस काले अध्याय की याद बार बार जनता को दिलाई जाएगी और ये बताया जाएगा कि लोकतंत्र की भाषा कांग्रेस के मुंह से अच्छी नहीं लगती। देखिए,
चाहे 1975 की इमरजेंसी हो, चाहे 1984 के सिख दंगे हों, भारतीय जनता पार्टी इस अध्याय को भुलाने नहीं देगी। वो भारतीय जनता पार्टी अपने ऐसे आयोजनों के माध्यम से ये सिद्ध करती रहेगी कि कांग्रेस ने किस तरह नरसंहार किए, संवैधानिक का जो मर्यादा थी उनका गला घोटा। ये भारतीय जनता पार्टी उसमें तो अस्तित्व में थी नहीं। उस समय जनसंघ था और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो स्वयंसेवक थे वो इस प्रताड़ना का शिकार हुए थे। देखिए, जब उसके बाद आपातकाल समाप्त हो गया तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक बाला साहब देवरस जी ने कहा था कि भूल जाओ और माफ करो, ताकि उस काले अध्याय को आप भूल जाओ और इनको माफ कर दो ताकि एक नए अध्याय की शुरुआत हो सके। लेकिन उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी 1980 में अस्तित्व में आई तो भारतीय जनता पार्टी इस अध्याय को भूली नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल है, तो इसलिए राजनीतिक दल के नाते भारतीय जनता पार्टी उन मुद्दों को भुनाने का प्रयास करती है। हालांकि अब 51 वर्ष हो गए, तो लेकिन 51 वर्ष के बाद भी उस काले अध्याय को याद कराना भारतीय जनता पार्टी के लिए एक राजनीतिक मजबूरी भी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी संघर्ष करके उभरी है। और यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने शासनकाल में अब जो है उन कार्यकर्ताओं को जो DIR या मीसा के अंदर गए थे तो उनको मान सम्मान राशि भी दी है, लोकतंत्र सेनानी भी उनको दर्जा दिया गया है। तो इस तरह भारतीय जनता पार्टी तो अपने ढंग से काम कर ही रही है। और अब जो भी हम देखें, जो वर्तमान में सत्ता में कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता इस समय मंत्री या ऐसा विधायक नहीं है जो उस समय आपातकाल के समय में जेल में रहा हो या जिसने संघर्ष किया हो। उस समय के जो नेता थे प्रोफेसर रामविलास शर्मा थे, सबसे ज्यादा इमरजेंसी में यातनाएं उनको दी गई। आज वो कहां है? हाँ ठीक है, रोहतक में आप मान सम्मान कर रहे हैं, करना भी चाहिए, लेकिन क्या आपने राजनीतिक रूप से उनको मान सम्मान दिया? विधानसभा चुनाव के दौरान जो उनका उपेक्षा की गई, जिस तरह टिकट देने से उनको इनकार किया गया, तो उसकी काफी राज्य भर में आलोचना भी हुई। और राव इंद्रजीत सिंह जो दूसरे दल से भारतीय जनता पार्टी में आए हुए थे, उन्होंने कहा कि आपने टिकट देना है नहीं देना ये आपका अधिकार है, लेकिन अपमानित तो मत कीजिए। तो इस समय से अब भारतीय जनता पार्टी के जितने भी अब प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रोफेसर गणेशी लाल जी रहे प्रदेश अध्यक्ष रहे, उनको बाद में राज्यपाल बना दिया गया, अब उनके पास कोई पद नहीं है। अब प्रोफेसर रामविलास शर्मा भी अध्यक्ष रहे हैं, अब उनके पास कोई पद नहीं है। कृष्णपाल गुर्जर प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और अब वो केंद्र में मंत्री हैं। पाश बराला तो बाद में रहे हैं, वो राज्यसभा सांसद हैं। ओम प्रकाश धनखड़ प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, आत्म प्रकाश पंचंदा भी प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। तो जो आपातकाल की प्रताड़ना की शिकार हुए थे वो लोग तो अब भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय है नहीं, ना ही उनको कोई मान सम्मान है। हाँ, इस दिन बुलाकर उनको जरूर मान सम्मान दिया जाता है। अब जो भारतीय जनता पार्टी में नेता है, जो प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता, वो तो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ही पार्टी में शामिल हुई हैं। तो इसलिए अब नई पीढ़ी, ये बात नहीं है कि वो लोग योग्य नहीं है, वो लोग योग्य हैं, अपनी प्रतिभा के बल पर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आपातकाल के जो पीड़ित हैं, जो उनको सिर्फ इसी दिन याद किया जाता है, लेकिन उनको आगे भी मान सम्मान मिलना चाहिए। ये एक दिन का लिए मान सम्मान नहीं है, आप उनको मान सम्मान राशि दे देंगे ऐसा नहीं है। अब रमेश नागरू पानीपत में ऐसे नेता हैं जो राजस्थान में भूमिगत आंदोलन में थे, आपातकाल में वहां बंद रहे, लेकिन उन्होंने वो मान सम्मान राशि नहीं ली, उन्हें ठुकरा दिया। उन्होंने कहा मेरा परिवार सक्षम है, मेरे बेटे राजनीतिक रूप से सक्षम है, आर्थिक रूप से सक्षम है, मुझे किसी मान सम्मान राशि की आवश्यकता नहीं है। ऐसे लोग भी हैं बिल्कुल। और अब देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी इस घटना को राजनीतिक रूप में इस्तेमाल करती है, हथियार के रूप में इस्तेमाल करती है। इसके लिए पार्टी का अपना उद्देश्य है, इसमें कोई बुराई भी नहीं है बिल्कुल। लेकिन अब जो आगे आने वाले समय में जो लोग कांग्रेस में रहे, अब भारतीय जनता पार्टी में आ गए। भारतीय जनता पार्टी को अपना तो कोई आधार था नहीं बिल्कुल, कांग्रेस से और दूसरे दलों से लोगों से आए हुए अपना आधार बनाया। अब वो लोग भी अगर आपातकाल की निंदा कर रहे हैं, तो जब कांग्रेस में तब तो वो चुप रहे, भारतीय जनता पार्टी में आकर वो भारतीय जनता पार्टी की बोली उनको बोलनी पड़ती है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक हथियार के रूप में इसे इस्तेमाल कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक पार्टी है, इसलिए उसका ये उद्देश्य बनता है, उसका ये धर्म बनता है। जी देवेंद्र, मैं कहीं पढ़ ही रही थी कि भारतीय जनता पार्टी अपने हर कार्यक्रम को एक इवेंट की तरह मनाती है, चाहे वो उसकी उपलब्धि हो या विपक्षी दलों की नाकामी हो। विपक्षी दलों की नाकामी को भी एक इवेंट की तरह मनाकर जनता के बीच में जाया जाता है, वो संदेश दिया जाता है। मतलब कुल मिलाकर ये समझा जाए कि आपातकाल के उस काले अध्याय को लेकर राजनीति तो जोरों पर है, लेकिन यह भी समझाने की कोशिश है कि कांग्रेस से बेहतर है,
कांग्रेस ने कभी लोकतंत्र का सम्मान नहीं किया। और जैसा कि वीरेंद्र सोनी साहब भी कह रहे हैं, जो लोग कांग्रेस में थे वो तब कभी इस भाषा को नहीं बोले, लेकिन अब बीजेपी की उसी लाइन पर बात करते हैं जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व आपातकाल को लेकर अपनी बात रखता है। देखिए रंजना, राजनीतिक तौर पर देखें तो बीजेपी के लिए मुद्दा है, और बीजेपी पिछले कई साल से, देखिए कांग्रेस ने जो जो बड़ी गलतियां की, मतलब जिसका असर देश पर पड़ा या जिसको इतिहास में दर्ज करना पड़ा, जो कांग्रेस की बड़ी गलतियां, इमरजेंसी थी, जैसे एंटी सिख रॉयट्स थे, दंगे थे, सिख विरोधी दंगे, जो बड़े चीजें घटनाएं हुई हैं जिससे कांग्रेस की साख गिरी हो या कांग्रेस को घेरा जा सकता हो, बीजेपी ऐसा मौका नहीं चुनती। बीजेपी के बारे में तो यह भी कहा जाता है जब कोई बीजेपी चुनाव हार जाए तो बीजेपी उसको भी इवेंट बना लेती है, ये कहकर कि पिछली बार तो हमारे इतने % वोट थे, अब इतने हम बढ़ गए हैं। मतलब वो अपने को, मतलब देखो, अपने को प्रमोट करने के तरीके बीजेपी के पास हैं। यही वजह है कि बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि मार्केटिंग, ब्रांडिंग, स्ट्रेटजी, ठीक है, इतना मजबूत संगठन कहीं भी कोई दल नहीं टिकता। और अब तो देश में कितने राज्यों में बीजेपी है, हरियाणा में तीसरी बार मोदी जी तीसरी, तो अपने संगठन के दम पर, अपने थिंक टैंक के दम पर मेरे को लगता है बीजेपी लगातार सफलताएं हासिल करी है और विरोधियों को घेर रही है। वरना मैंने लोगों को, रंजना, ये भी कहते सुना है, लोग कहते क्या हास्यास्पद बात है, आप 1975 की बात, 1975 आज 51 साल हो गए, 1951 साल पुरानी बात करे हो, आज देश के सामने जो समस्याएं हैं, जो चुनौतियां हैं, जो करने की जरूरत है उस पर बात करो। कई लोग ऐसे भी हैं जो क्रिटिक हैं, उनका ये कहना है कि आज जिस तरीके से पूरे देश में, हरियाणा में भी बेरोजगारी बढ़ी है, क्वालिटी एजुकेशन नहीं है हरियाणा में आज भी। अच्छे परिवारों के जो बच्चे हैं, जो बच्चे सपने देखते हैं कुछ आगे बढ़ना है, क्वालिटी एजुकेशन चाहते हैं, वो दिल्ली जाते हैं, चंडीगढ़ जाते हैं और महानगरों में जाके अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं या IAS की कोचिंग लेते हैं। तो हरियाणा में आज भी क्वालिटी एजुकेशन का टोटा है, कमी है, बेरोजगारी की समस्या है। देखिए भ्रष्टाचार को लेके क्या क्या सामने आ रहा है। भ्रष्टाचार को रोकने का दावा था, जीरो टॉलरेंस एट करप्शन, और दूसरा गुड गवर्नेंस। दो अच्छे आकर्षक नारे थे जिससे लोगों को काफी लुभाया था इन नारों ने। लेकिन अब भ्रष्टाचार की स्थिति देख लिया, IAS अफसरों को गिरफ्तार किया जा रहा है, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। तो जो मौजूदा समस्या है, मौजूदा चुनौती है, उस पर ज्यादा बात की जाए। हालांकि विकसित भारत की चर्चा होनी चाहिए, आने वाले टाइम के लिए तैयारियां, योजनाएं, लोगों का उस तरीके से लोगों को मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे, सामाजिक तौर पे, राजनीतिक सपोर्ट की तरह तैयार करना होता है। लेकिन 1975 की बात आज उसको सियासी तौर पर तो ठीक है, सियासी हथियार है, लेकिन आप 1975 की काला दिवस अब आगे की तरफ देखने का टाइम है। बहुत सारे लोग ये महसूस भी करते हैं, ये बहुत हास्यास्पद बात है कि 1975 की बात आप 51 साल बाद करो। आप जो समस्याएं देश के सामने हैं, पब्लिक को कैसे कन्विंस कराना है, रोजगार का मसला था, किसानों की बात है, महिला की सुरक्षा की बात है, जो जो मुद्दे हैं आप उसको एड्रेस करें तो ज्यादा ठीक होगा। कुछ लोगों की राय ये भी है। जी महेश, आप अक्सर जनता के बीच जाते हैं, अलग अलग धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, आज भी लोग पानी के लिए अपनी नाराजगी को जाहिर कर रहे हैं, कहीं मटका फोड़ प्रदर्शन हो रहा है, कहीं बिजली के लिए लोग अंधेरे में आज भी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, बिजली के लिए नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। इन हालातों को देखते हुए, इन समस्याओं को देखते हुए क्या ऐसा नहीं लगता कि अब राजनीतिक दलों को, विशेष रूप से बीजेपी को, इस स्ट्रैटेजी से आगे बढ़ना चाहिए? जैसे कि देवेंद्र भी कह रहे हैं, अतीत को वर्तमान पर हावी नहीं होना चाहिए। मौजूदा समय की जो समस्याएं हैं, मौजूदा समय की जो चुनौतियां हैं, आने वाला जो समय है, जिस तरह से हमें पूरे विश्व के साथ मिलकर भी चलना है, कंपटीशन भी करना है, उन हालातों को देखते हुए 51 साल पुरानी बात को छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए, अतीत को वर्तमान पर हावी नहीं होना चाहिए। देखिए रंजना, अगर 51 साल पुरानी बात भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी तो फिर देश की आवाम ये पूछेगी कि पेट्रोल की इतनी महंगाई क्यों है, ये महंगाई की मार आम आदमी को क्यों मार रही है, बेरोजगारी का ये आलम क्यों है। जिस औद्योगिकरण का सपना आप दिखा रहे थे वो औद्योगिकरण कहाँ है। और आपको याद होगा कि पतंजलि चलाने वाले बाबा रामदेव उस वक्त कहा करते थे कि 35 रुपये अगर पेट्रोल चाहिए तो फिर भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। आज 35 रुपये पेट्रोल की जब बात की जाती है तो फिर बाबा रामदेव भाग जाते हैं। और यही सवाल महंगाई, पेट्रोल डीजल की महंगाई का यही सवाल जब मनोहर लाल खट्टर के सामने रखा गया तो
तुरंत रिएक्शन क्या आया कि वो देशद्रोही लोग हैं, वो देश के खिलाफ लोग हैं, ओछी मानसिकता के लोग हैं जो महंगाई की बात करते हैं। देखिए अंतर्राष्ट्रीय फलक पर पेट्रोल डीजल की कमी हुई है जिसकी वजह से कीमतों में इजाफा हुआ है। और ये क्या सिर्फ पेट्रोल और डीजल का मामला है, बेरोजगारी जिस कदर बेइंतहा बढ़ रही है और जिस तरीके से जो एजुकेशन सिस्टम है वो कोलैप्स कर रहा है। आप देखिए कि यहाँ पर वायुसेना लगानी पड़ रही है, आर्मी लगानी पड़ रही है, और चाइना जैसा देश मजाक भारत का उड़ाता है कि उनसे तो एक इम्तिहान नहीं होता और वो एक महाशक्ति का मुकाबला कैसे करेंगे। तो मानकर चलिए कि देश की जो आज विकराल समस्याएं हैं, चाहे राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर, चाहे रुपए की डॉलर को लेकर जो बदतर हालत है उसकी बात की जाए, औद्योगिकरण को लेकर जो मौजूदा परिस्थितियां इस वक्त बनी हुई हैं, ग्लोबल ट्रेड में भारत किस तरीके से पिछड़ रहा है, औद्योगिकरण का जो वायदा भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की जो बात कर रही थी, उसकी क्या स्थिति इस वक्त बनी हुई है, शेयर मार्केट की क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, और सबसे बदतर जो स्थिति है रुपए की इतनी कमजोर हालत क्यों है। उस समय मोदी कहा करते थे कि जैसे जैसे रुपए की कीमत गिरती है देश की साख गिरती है। वो बयान क्या एक बार फिर मोदी देना चाहेंगे? तो इन तमाम सवालों से ध्यान हटाने के लिए मुझे लगता है कि 51 साल पीछे और 100 साल पीछे भी भारतीय जनता पार्टी के लोग जाने के लिए तैयार हैं। और मुझे अगर त्वरित आप इस पर रिएक्शन चाहते हैं तो त्वरित रिएक्शन ये भी है कि 2024 के लोकसभा चुनाव पर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि राहुल गांधी के हाथ में एक छोटी सी किताब हुआ करती है और हर चुनावी कार्यक्रम में राहुल गांधी उसी किताब को यूं सामने रखकर और जो सामने ऑडियंस है, जो वोटर्स हैं, उन्हें प्रभावित करने की कोशिश किया करते थे। और ये मुद्दा असरदार भी साबित हुआ। जो हवाई किला मोदी और उनकी टीम बना चुकी थी उसे ध्वस्त एक तरीके से काफी हद तक राहुल गांधी ने किया भी था, उनके सहयोगियों ने किया भी था। मुद्दा क्या था? संविधान की रक्षा। अब यही मुद्दा राहुल गांधी और उनके सहयोगियों से छीनने की कोशिश यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं और पूरी ताकत के साथ कर रहे हैं। आप देखिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी से लेकर कैबिनेट मंत्री, और आप गली कूचे तक चले जाइएगा, अपने गांव में चले जाइएगा, यूट्यूबर्स के सामने मुझे लगता है कि गांव के जो बीजेपी के नेता हैं वो भी इस पर रिएक्शन देते हुए नजर आएंगे, वो भी इमरजेंसी की बात करते हुए नजर आएंगे, भले ही उस वक्त वो पैदा भी ना हुए हों। तो ये मानकर चलिए कि ये एक इवेंट मैनेजमेंट का जो जिक्र आप कर रहे थे, विस्फोटक स्थिति कायम कर दी जाएगी और लोगों को लगने लगेगा कि देखिए संविधान की बात तो राहुल गांधी करते हैं लेकिन उन्हीं की पार्टी ने संविधान को खत्म कर दिया था। क्या वो परिस्थितियां आज नहीं है? और किस हद तक उन परिस्थितियों में परिवर्तन आ चुका है? उस वक्त की बात अगर आप करेंगे तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को वो सुहानी लगे, लेकिन आज की अगर परिस्थितियों की बात आप करेंगे तो आपको देशद्रोही माना जा सकता है, आपको भारतीय जनता पार्टी या सत्ता विरोधी माना जा सकता है। बहुत सारे ऐसे तमगे हैं जो काले पर्दे में आपको ढकने की कोशिश करते नजर आएंगे। फिर ये मानकर चलिए कि अगर आज की मौजूदा परिस्थितियों की, बेरोजगारी की बात आप करेंगे, बदतर एजुकेशन सिस्टम की आप बात करेंगे, बढ़ते भ्रष्टाचार की आप बात करेंगे, देखिए जितना मर्ज संभालने की कोशिश, यानी जितनी दवा करने की कोशिश बीजेपी ने की, मुझे लगता है कि मर्ज उतना बढ़ता चला गया। अब आप देखिए कि आए दिन अखबार भरा रहता है कि आपने फला कर्मचारी को पकड़ा, फला पटवारी को पकड़ा, किसी जो है छोटे क्लर्क को पकड़ा, आए दिन अखबार भरे रहते हैं। ऐसा भी नहीं कि सरकार कोशिश नहीं कर रही, लेकिन ये जो दीमक है इस कदर खोखला कर चुकी है कि पूरे सिस्टम को जब तक आप पैसे नहीं देंगे सामने वाला आपकी फाइल को नहीं हिलाएगा। फिर 100 ऑब्जेक्शन लग सकते हैं अगर आप कोशिश ये करें कि देखिए तो ऑनलाइन सिस्टम है, आपको करना ही पड़ेगा, तो फिर 100 ऐसे ऑब्जेक्शन वहां पर लगा दिए जाएंगे कि आपका सिर चकराने लगेगा कि इतने ऑब्जेक्शन तो शायद कभी खत्म ही नहीं होंगे। उसके बाद अगर आप सुविधा शुल्क दे देते हैं तो वो तुरंत ऑनलाइन सिस्टम से भी वो फाइल क्रॉस हो जाएगी, फिर कोई ऑब्जेक्शन उस पर शायद ही लगाया जाएगा और अगर आप बढ़ा दें तो फिर ये गारंटी है कि कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगेगा। तो आप मानकर चलिए कि आप तकनीकी सहायता देने की कोशिश कर रहे थे, तकनीक को भ्रष्टाचार के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन जिन लोगों को आपने कंप्यूटर दिए वो इसी व्यवस्था का हिस्सा बन गए। जब तक उन तक चढ़ावा नहीं पहुंचेगा अपने सिस्टम से वो आगे नहीं भेजेंगे, और अगर भेज भी दिया तो एक ऑब्जेक्शन के कमेंट के साथ भेज देंगे, आपका काम तो होने से रहा। तो मानकर चलिए कि जब तक आप अतीत की बात नहीं करेंगे, वर्तमान सवाल उठाए जाएंगे जिनका जवाब देना शायद सत्ताधारी दल के लिए मुश्किल होगा। बिल्कुल, क्योंकि टोटल न्यूज पर हम हर वो मुद्दा उठाते हैं जो जनता के सरोकार से जुड़ा हुआ है। देवेंद्र, मुझे वो रिपोर्ट याद आ रही है जो आपने ही जिसे कवर किया था, जब रोजगार मेला लगा था तब ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट वालों को 8 से 12 हजार रुपए की नौकरी दी जा रही थी, यानी कि एक दिहाड़ी मजदूर से भी कम वेतन उन्हें दिया जा रहा था। जहां हम बात करते हैं बेरोजगारी की, भ्रष्टाचार की, और जहां हकीकत कुछ और बयां करती है, वहां आज भी हम सिर्फ और सिर्फ अतीत को कुरेदने में लगे हुए हैं। और वो पार्टी जिसको जनादेश
उस रिकॉर्ड स्तर पर मिला है, शायद उससे पहले कभी किसी दल को नहीं मिला था। रंगा, वो जो रोजगार मिला पानीपत में लगा था वो सरकारी रोजगार मिला था। कृष्ण पवार जो मंत्री हैं उन्होंने उद्घाटन किया था सरकार की तरफ से। प्राइवेट कंपनियों को उसमें इनवाइट किया गया था कि आप रोजगार दें, अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके, राजनीतिक दखल अंदाजी से। आर्य कॉलेज में 2-3 साल लगा है, वो मैंने उसको कवर किया। देखिए एमकॉम, एमएससी, अच्छी अच्छी क्वालिफिकेशन, प्राइवेट वाले नौकरियां तो देते हैं सरकार के कहने पे, सरकार का कहना मानना पड़ेगा, लेकिन सैलरी 12,000 15,000। तो बहुत सारे ऑफर लेटर दिए, लेकिन उन्होंने कहा जी घर खाली बैठ जाएंगे, 8,000 की, 12,000 की, 15,000 की नौकरी हम नहीं करेंगे। मामूली संख्या में ही लोगों का चयन हुआ, या उनको ऑफर किया गया कि 15,000 की नौकरी एमबीए क्या करेगा 15,000 की। उसका ये कहना है कि मान लो पानीपत के किसी युवा युवती को फरीदाबाद में नौकरी मिलती है 15,000 की, 35,000 तो उसका खर्च हो जाएगा, उसको कमरा किराए पे लेना, बाहर खाना, घर आएगा, घर से नौकरी पे जाएगा, उसको खर्चा होगा बस में, ट्रेन में। तो आप देखिए 15,000 पे एमबीए वाले को नौकरी के लिए कहा जाता है, ऑफर लेटर दिए गए, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया, इससे अच्छा तो घर ही बैठे हैं हम। तो ये हालात है। पानीपत कोर्ट में अभी पियोन की नौकरी थी, 5 पोस्टें थी पानीपत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जी, जो न्याय विभाग के तहत आता है। 5 चपरासियों की पोस्ट के लिए मेरे को याद है एमकॉम, यूपी के लोग आए थे, हरियाणा में, यूपी के फरीदाबाद से एमकॉम, लड़कियां बहुत थी। मैंने उनसे पूछा भाई आप इतनी नौकरी, कहती है जी क्या करें, जैसी मिल जाए नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी का मोह कि 15,000 की मिल जाए, चपरासी की मिल जाए, एमकॉम को नौकरी करने को तैयार है। बेरोजगारी के आज ये हालात हैं। माँ बाप के सब, रंजना ये समस्या है, माँ बाप ने जैसे कैसे बच्चों को पढ़ाया, सपने देखे कि बड़ा आदमी बनेगा, कंपटीशन में सरकारी नौकरी करेगा, बैंक में करेगा, कई ये सामाजिक बुराई भी सामने आ रही है। जब तक लड़के का रोजगार नहीं है उसकी शादी नहीं हो रही। 30-30, 32-32, 35-35 साल के लड़के कुआरे हैं, क्योंकि रोजगार नहीं है तो शादी कौन करेगा, लड़की कौन देगा। तो दूसरी समस्या ये भी खड़ी हो गई है। चलिए एक फाइनल कमेंट बहुत संक्षेप में वीरेंद्र सोनी साहब से चाहूंगी। सर 3 प्रोग्राम भारतीय जनता पार्टी काले दिवस के नाम पर कर रही है, अच्छा होगा कि कुछ ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए जिससे युवा की कुछ स्किल भी निखरे और साथ ही साथ रोजगार के भी कुछ अवसर पैदा हो जाए, क्योंकि नितिन नवीन युवा अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो अब एक बड़ी उम्मीद है उनसे कि कुछ बदलाव करेंगे, अतीत से निकलकर वर्तमान के लिए कुछ अच्छा हो। संक्षेप में जवाब दीजिएगा सर। नहीं, ऐसी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सरकार बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए अपने प्रयास करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अभी देश भर के बेरोजगारों को जिनको रोजगार दिया है उनको रोजगार पत्र सौंपे हैं, और हरियाणा में भी ये क्रम चल रहा है। तो हरियाणा में भी अपने ढंग से चल रहा है, हाँ, लेकिन जितनी लोगों की अपेक्षा है वो पूरी नहीं हो पा रही। हाँ, भारतीय जनता पार्टी अपना राजनीतिक अभियान चलाती रहती है, उसके लिए स्वतंत्र है, लेकिन वो जो अभियान चला रही है, जो मतलब आपातकाल के पीड़ित थे, क्या उनको वास्तव में मान सम्मान मिल रहा है? देखिए हरियाणा में इस समय कोई जो राज्यपाल हैं वो आचार्य देवव्रत हैं हरियाणा से एकमात्र, लेकिन जो आपातकाल के पीड़ित थे क्या उनमें से किसी को राज्यपाल नहीं बनाया जा सकता था? आचार्य देवव्रत तो भारतीय जनता पार्टी के प्राथमिक सदस्य भी नहीं थे, तो इसलिए जो उनकी उपेक्षा भी नहीं होनी चाहिए। जो आपातकाल के जिन्होंने प्रताड़ना झेली, हालांकि उनके लिए कोई मान सम्मान, कोई लालसा नहीं है, वो इस उद्देश्य के लिए जेल नहीं गए थे, लेकिन उनका मान सम्मान करना पार्टी का कर्तव्य है, पार्टी के प्रौधाओं का कर्तव्य है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो इमरजेंसी के नाम पर सियासत भी जोरों पर है, इंतजार कीजिए एक बार फिर से कांग्रेस को सड़कों पर घेरने के लिए भारतीय जनता पार्टी के 3 कार्यक्रम होने जा रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रुक रहे हैं, खबरें लगातार जारी हैं।